गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपार्क विथ रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और लेक्चर 10 से पहले हमने अपना लेक्चर 9 कवर किया था, जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी। इफ, एल्स इफ और एल स्टेटमेंट, और साथ ही में हमने स्विच स्टेटमेंट देखा था और उसका डिफरेंसेस को भी कवर किया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसी तरह से मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी डिले के साथ आज हम अपना लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो लूपिंग स्टेटमेंट के आगे फर्दर जो टाइप होते हैं, सबसे पहले कौन सी आती है, फॉर लूप, देन आती है व्हाइल लूप, फिर आती है डू व्हाइल लूप, लास्ट आती है फॉर ईच लूप। तो ये चार तरह की लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं लूप्स में, और इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इसके कुछ हम साथ में इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसकी क्वेरीज और सिंटैक्सेस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं अपनी लूपिंग स्टेटमेंट्स होती क्या है, उसकी डेफिनेशंस, और फिर हम उसके चार टाइप्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें अपनी लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है सी शार्प में, ठीक है। तो लूपिंग क्या क्या कंसेप्ट है, लूपिंग इज अ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट अलो एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स until a specific condition is met and it reduce the redundancy and improving the efficiency। तो इसका क्या मतलब है कि लूपिंग स्टेटमेंट का जो हम यूज करते हैं उससे क्या करते हैं, हम ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अगर कोई भी चीज को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन हमारी हेल्प करता है, लूप्स। लूप्स या कह सकते हो लूपिंग स्टेटमेंट हेल्प करती है, ठीक है। और ये लूप्स वर्क कब तक करते हैं, जब तक हमारी कंडीशन उसको मिलती रहती है, जब तक हमारी कंडीशन मीट करती रहती है, मतलब जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक तो वो क्या करेगा, हमारे लूप में लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट या कह सकते हो आप रन करता जाएगा। और जब भी हमारी जो कंडीशन है जो हमने उसमें दी थी वो मीट नहीं कर रही है, मतलब कि हमारी कंडीशन अभी क्या हो गया, जो हमने उसमें पास करी थी वो फॉल्स हो गया है, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लूपिंग स्टेटमेंट वर्क करती है। और इसकी एक और एग्जांपल दी है, लूपिंग स्टेटमेंट अलो यू अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर द मल्टीपल टाइम बेस्ड ऑन द कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो मल्टीपल टाइम वो कोड हमारा क्या करता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो ये होती है लूपिंग स्टेटमेंट। और इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट को ना एक टीचर ने पनिशमेंट दे दी कि तुमने 5 टाइम्स ये मैसेज लिखना है कि आई विल स्टडी रेगुलरली, कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो अभी उस टाइम पे क्या करेगा वो स्टूडेंट, उसको ये क्या करने का पड़ेगा, यही एक मैसेज को उसको 5 टाइम क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी इस मैसेज को सपोज अपन छोटा कर देते हैं कि मेरे को मेरी टीचर ने पनिशमेंट दी कि मेरे को स्टडी 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 ऐसे करके 5 टाइम्स लिखना है। मैं कर रही हूँ, एक बार लिख दिया, फिर मैंने ये दूसरी बार लिख दिया, तीसरी बार, फोर्थ बार, और ये पांचवी बार। तो सपोज करो अगर मेरे को मेरी टीचर ने बोल दिया कि नहीं मेरे को 100 टाइम्स करना है, तो सोचो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा ना ये मेरा। अब इतनी बार इसमें लिखते टाइम मेरे से तो कितनी बारी गलती भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा सोल्यूशन लेके आए हैं, लूप्स का लेके आए हैं, कि लूप्स की हेल्प से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। और कंडीशन लगा के जब तक मेरी कंडीशन उसको मीट कर रही है, ट्रू हो रही है, तब तक उसके अंदर का लिखा हुआ जो भी मैसेज या कोई भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब भी मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो मेरा वो स्टेटमेंट क्या होएगा, लूप, मतलब जो मेरी कंडीशन है फॉल्स होने के बाद वो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है अपनी लूपिंग स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हम उसकी आगे चार टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, देन व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर डू व्हाइल लूप क्या होता है, और फॉर ईच लूप क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या है, लूप्स के अंदर कुछ चार टाइप्स हैं जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देखेंगे लूप्स के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। हमारा सबसे पहला कौन सा लूप आता है, फॉर लूप।
तो फोर लूप क्या है? सो इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। तो फोर लूप का इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है। आप इसको यूज कब करते हो? जब आपको जो आपके नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं, आइटरेशन मतलब कितने टाइम आप उसको रन करना चाहते हो उस लूप को, आप उसको एडवांस में ही जानते हो कि हम कितनी, मतलब आपको नॉन नॉन में लाइक आपको पता है कि आप कितने टाइम उस आइटरेशन को रन करना चाहते हो, तब आप कौन से लूप का यूज करते हो? फोर लूप का यूज करते हो। तो फोर लूप के अंदर आगे तीन पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। सबसे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन होती है, फिर हम कंडीशन देते हैं, देन हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना कराना चाहते हो वो हम पास करते हैं। ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, उसका सिंटेक्स है। सबसे पहले हम फोर लिखते हैं लूप के अंदर, फिर हम मतलब फोर लूप लिख रहे हैं तो फोर लिखेंगे, फिर हम ऐसे ब्रेसेस लगाते हैं। और ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन, कहाँ से हम अपने काम को स्टार्ट करने वाले वो कंडीशन लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे इनिशियलाइजेशन। देन हम अपनी कंडीशन लगाएंगे कि कहाँ तक हम अपना उस लूप को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वो स्टेप्स को हम कितनी बार कितना बढ़ाना और कम करना चाहते हैं, मतलब एक एक स्टेप आगे इंक्रीज करना चाहते हैं, दो स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर फिर कोड एग्जीक्यूट होएगा। ईच आइटरेशन कब तक होगा? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर इसके बाहर की कोई स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बट ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास इसकी एग्जाम्पल देखने से पहले क्या है, रन अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। वही बात उसने बोल दी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये हमारा लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। और जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आइटरेशन हमारी अब नहीं होगी, तो हम कोड से मतलब हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो अब इसकी एग्जांपल देखो कि हम क्या कर रहे हैं। कि जैसे मेरे को अपने 5 तक प्रिंट कराना है काउंटिंग। तो अगर मेरी मैम ने बोला कि 5 तक लिख दो, वो तो मैं एकदम से ऐसे लिख दूंगी काउंटिंग जल्दी जल्दी, कितना ही आसान था ये काम। बट वहीं अगर मेरी मैम मेरे को बोल दे कि तुम 1000 तक लिख दो, तो ये तो कितना टाइम कंज्यूम है ना, इतना टाइम मैं क्यों लगाऊं? और अगर मेरे को कोडिंग आता है तो उससे तो मेरा ये काम बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सकता है, तो मैं क्यों ये वाला काम करूं, है ना? तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अपनी फॉर लूप लगा रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपनी कंडीशन दे रही हूँ। कंडीशन के लिए जो हमारा ये वेरिएबल है, आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप अंदर भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं अंदर ही डिक्लेयर कर रही हूँ, तो मैं किस टाइप का वेरिएबल है मेरा, इंटीजर टाइप का। और इंटीजर आई की वैल्यू मेरे पास सबसे पहले क्या है, 1। मतलब ये मेरी क्या है, कंडीशन लगा दी मैंने कि आई मेरे पास क्या है, 1। मतलब इनिशियलाइजेशन में स्टार्टिंग यहाँ से करूँ, फिर सेमीकोलन लगता है, फिर हमारी क्या होती है नेक्स्ट जो कंडीशन की, कब तक लूप चलाना चाहते हो। यहाँ पे तो हम 5 तक चला रहे हैं। सपोज मेरी मैम ने 100 या 1000 तक बोला, तो क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो ये मेरा अब लूप कब तक चलेगा, जब तक 1000 तक मेरा पहुंच नहीं जाता तब तक ये मेरा लूप चलता चला जाएगा। और आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, तो ये क्या है, एक एक स्टेप करके इंक्रीज करेगा। ये हमने पढ़ा था ना ऑपरेटर्स में, आई प्लस प्लस मतलब होता है आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करेगा। सबसे पहले अब आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। अब जब सेकंड टाइम चेक करेगा तो आई की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट कर देगा कि अगर आई 1 था पहले, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्योंकि इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो चेक करेगा 2 की वैल्यू के लिए, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। हाँ, ये कंडीशन मेरी ट्रू है। ट्रू है तो पहले क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, मतलब प्रिंट करेगा फिर मतलब, और उसकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी तो कर रहे हैं ना। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, जो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अभी 3। तो फिर ऐसे ही करके मेरा लूप ये क्या कर वर्क करता चला जाएगा। ठीक है। और इससे क्या करेगा, मेरी जो रिजल्ट है वो मेरे को क्या देगा, 1 2 3 4 5। और लास्ट में अगर मैंने चेक किया कि अब मैं 6 मेरा, अब जब यहाँ पे मेरे आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई 5 के बाद, क्या होगा मेरा इटरेशन के बाद 6। तो क्या मेरा 6 जो है वो 6 ये है, ये कंडीशन को ट्रू करता है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि जो मेरा 6 है वो ग्रेटर देन 5 है। तो अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, अब यहाँ पे उसको आइटरेट भी मतलब उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अंदर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। और सपोज अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेस्ट फॉर फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, जब आपको पता है कि आपकी फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन है, तो तब आप क्या करते हो, फॉर ईच लूप को यूज करते हो। आपको आइडिया रहता है कि इतने नंबर ऑफ आइटरेशन के लिए हमें अपने लूप को चलाना है, तब आप इसको यूज करो। ठीक है। और यही वाली जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे कि आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1000, और आई प्लस प्लस करते चले जाएंगे तो क्या होएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 एंड सो ऑन तब तक चलेगा जब तक मेरा 1000 तक लूप पहुंच नहीं जाता। और जब मेरा यहाँ पे 1001 पे जाएगा तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने पे जो मेरा ये वाला है, बस इतनी तक मेरे को रिजल्ट देगा, 1000 तक 10, जो मेरा ये वाली कंडीशन होगी 1001, तो यहाँ पे वो लूप क्या करेगा, बंद कर देगा, मतलब चेक ही नहीं करेगा, कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। और अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो वह क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर ईच लूप
सॉरी, फोर लूप हमारा जो है वो वर्क करता है। और इसकी एक एग्जांपल रियल लाइफ में समझो, सपोज हम कोई गिफ्ट पैक कर रहे हैं और मैं ऐसे कह रही हूँ कि जब जब मेरा एक ही गिफ्ट पैक होएगा ना, तब तक मेरे को मेरे अंदर सिर्फ ये प्रिंट कराना है कि मेरा गिफ्ट बॉक्स एक नंबर का पैक हो चुका है। फिर जब मैं सेकंड टाइम करूंगी तो मेरा गिफ्ट बॉक्स 2 नंबर वाला पैक हो चुका है, 3 वाला हो चुका है। अगर ये मेरे को बहुत बार करना है तो इस काम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना फोर लूप को यूज करूंगी। उससे मेरा ये काम जल्दी हो जाएगा। और आइट्रेशन भी तब तक होंगी जब तक मैं अपने उसको कंडीशन दे रही हूँ। अगर मेरी कंडीशन मीट करती जाएगी तो मेरा रिजल्ट आता जाएगा, अदरवाइज जैसे ही कंडीशन फॉल्स लूप से वो बाहर आ जाएगा। देन अपने बस नेक्स्ट आते हैं अपना while लूप। तो while लूप का क्या काम है? यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन बट डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जब while लूप का तब यूज होता है जब हमको अपनी आइटरेशन का पता नहीं है कि इसको कब तक रन करना है। मतलब आइटरेशन हमारी क्या है यहाँ पे, अननोन, कि हमें आइडिया नहीं है कि कितने टाइम तक हमें उसको एग्जीक्यूट या उसके लूप को आइटरेट करना पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारी जो दी हुई है कंडीशन, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक हमारा वो लूप वर्क करता जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है। देन चेक द कंडीशन फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक करी जाती है, तभी हमारा लूप जो है वो रन करेगा। देन रन द लूप इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तब तो हमारा लूप रन करता चला जाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कंडीशन को देखना होता है, बस ये आपको याद रखना है। देन इसकी ये हमारे पास क्या है, सिंटेक्स है। तो देखो क्या है, सबसे पहले वाइल लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, और फिर हम जो भी कोड उसके अंदर एक्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एक्जीक्यूट करवा सकते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या है ये देखो। जैसे कि इंट आई की वैल्यू हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं, जैसे हमने फॉर लूप यूज किया था। फोर के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंट टाइप का आई जो था हमारे पास, आई की वैल्यू हमने 1 दी, फिर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 दी, फिर आई प्लस प्लस करे। तो इसमें हम क्या करे थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब वन लाइन में ही कर रही थी। बट वाइल के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं और इनिशियलाइजेशन हमें वाइल के बाहर ही करनी होती है। तो कंडीशन आपने ये क्या पास कर दी, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन के बेस पे ये वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे 1 से करी, तो मेरी कंडीशन चेक की जाएगी क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ। तो मतलब ये 5 मेरा ग्रेटर है ना 1 से, तो हाँ ये है। ये क्या करेगा, मेरा 1 प्रिंट करा देगा स्क्रीन पे। फिर क्या करेगा, फिर इसको आइटरेट करेगा। अब मेरी 1 की वैल्यू पहले यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो फिर मेरी सेकंड टाइम यहाँ पे जाएगा, फिर 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, स्क्रीन पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा, 5। और 5 के टाइम पे क्या, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो 5 को प्रिंट कर देगा। अब आइटरेट होएगा तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 6। तो अब जब मेरी चेक करी जाएगी वाली कंडीशन में क्या मेरी 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रही है, तो मीट नहीं कर रही है तो ये क्या करेगा, जो मेरा वाइल लूप था, एक मिनट, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब मेरी क्या थी यहाँ पे, जो मेरी कंडीशन थी वो मीट नहीं हुई ना। जब 6 लेस देन इक्वल टू 5, इसमें मेरी कंडीशन जब मीट नहीं हुई तो मैं क्या करेगा, जो मेरे इस वाइल वाले लूप से है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा वाइल लूप है वो वर्क करता है। और इसका क्या यूज है, बेस्ट व्हेन द लूप शुड रन अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। तो इसका क्या मतलब है, ये लूप आपको तभी यूज करना चाहिए जब तक अपनी कंडीशन, मतलब जब तक आपको पता है कि अभी कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी तब तक हमारा लूप ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, जब भी कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी वो वहां से बाहर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल आप रियल लाइफ से ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया, तो आपको पता है कि आपने 100% तक चार्जिंग करना है अपने फोन को। ठीक है। तो सपोज अगर आपकी उसके पहले 30 या 40% बैटरी थी, इनिशियलाइजेशन किया था उसकी जैसे 30% थी, तो आपने कंडीशन लगा दी उस बैटरी पे। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल से इसका थोड़ा कोड लिख के देती हूँ। जैसे कि हम बैटरी लिख रहे हैं, मेरा इंटीजर टाइप का हम ले रहे हैं वेरिएबल बैटरी नाम का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 30 दे रहे हैं। 30 मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, 30 पास हमने कर दी थी शुरू में। ठीक है। फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं वाइल लूप। किसको चेक किया जाएगा यहाँ पे, मेरी बैटरी जो हम पास कर रहे हैं उसको, कि बैटरी क्या होनी चाहिए, ये है। तो अंदर वो क्या करता चलेगा जाएगा, वो कंसोल में ना कोई मैसेज प्रिंट करता चला जाएगा, जैसे कि अभी चार्जिंग बाकी है। तो वो जस्ट इस कंडीशन को चेक करेगा। जैसे कि 30 है तो ये क्या करेगा, 30 के जाएगा 30, फिर चेक करेगा कि 30 अभी लेस देन 100 है, हाँ मतलब अभी 100 पूरा नहीं हुआ है, मेरा चार्जिंग पूरा नहीं हुआ है। तो वो कौन सा मैसेज प्रिंट कर देगा, ये वाला। क्या बोलेगा वो, कि अभी चार्जिंग बाकी है।
भी चार्जिंग बाकी है। जितनी बार भी वो कंडीशन फिर जैसे इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, तो अगर सपोज उसकी वैल्यू कुछ टाइम के बाद 40 होगी, फिर 50 होगी, फिर 60 होगी, तो अपने को कंसोल में मैसेज तो ये प्रिंट होता चला जाएगा ना कि अभी चार्जिंग बाकी है, अभी चार्जिंग बाकी है। तो ये हमारा मैसेज कब फॉल्स होगा? जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइक जब हमारी बैटरी की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी? सपोज हम यहाँ पे ना इंक्रीमेंट जो इसमें इसके अंदर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो 10 10 कर रहे हैं, जैसे मतलब कि 1 1 करके भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब कि बैटरी की वैल्यू 1 1 एक बार इंक्रीमेंट होती चली जा रही है, फिर हम उसको चेक करते हैं जा रहे थे। फिर लास्ट पे क्या होगा कि जो हमारी बैटरी की वैल्यू है वो क्या होगी? 100। क्या आप ये कंडीशन हमारी ट्रू है? 100 लेस देन, या मतलब हमने यहाँ पे और इक्वल टू का तो लगाया ही नहीं है, तो या ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, जब वो क्या देखेगा कि जो हमारा 100 है क्या वो लेस देन 100 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी अभी? फॉल्स। तो अगर सपोज हमने जो ये व्हाइल लूप लगाया था इसके बाद हमने कोई और स्टेटमेंट लिखी होती, तो ये क्या करता? जैसे कि आपको मैं और अच्छे से लिख के बताती हूँ। उसके लिए उसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं सो दैट आप अच्छे से क्लियर कर पाओ इस चीज को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे हमने वो क्या किया था, पहले बैटरी वाली कंडीशन लगा ली कि उसकी वैल्यू 30 रख रहे हैं। फिर हमने वाइल लूप लगाया, फिर हमने बैटरी पे कंडीशन लगाई कि अब लेस देन 100 है। वो चेक करता चला जाएगा और कंसोल के अंदर जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करता चला जाएगा। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, अपनी बैटरी की वैल्यू को प्लस प्लस करते चले जा रहे थे हर आइट्रेशन के लूप पे। अगर जब तक कंडीशन ट्रू है तो ये चेक करेगा हाँ ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती चली जा रही है, तो ये प्रिंट करता चला जाएगा कि अभी बैटरी हमारी बाकी है, उसको चार्जिंग की जरूरत है, ऐसे करके। फिर क्या हो जाएगी, बैटरी की वैल्यू 31 हो जाएगी, फिर 31, फिर ऐसे चलता जाएगा। फिर इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन फुल चार्जिंग का। फुल चार्जिंग मतलब हमारी चार्जिंग अभी उसकी बैटरी की फुल हो चुकी है, तो क्या करेगा, अभी जैसे ही हमारी कंडीशन 100 पे पहुंचेगी, तो 100 पे जाके वो 100 लेस देन 100 है तो नहीं है ना, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। तो मतलब अभी वो लूप के अंदर जो लिख रहा था कि अभी बैटरी बाकी है, अभी बैटरी बाकी है, वो वहां पे जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं तो क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप के बाद अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं हो रही है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर उसके बाद भी कुछ भी मैसेज लिखा है, तो वो कंसोल में जो भी वो मैसेज लिखा होगा फुली चार्ज का, वो आपको एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से वाइल लूप वर्क करता है। आई होप अभी आपको उसका थोड़ा क्लियर लाइक व्यू मिल गया होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं अपनी डू व्हाइल लूप। तो ये बिल्कुल ही व्हाइल लूप के जैसा होता है, बट ये एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है बिफोर चेकिंग द कंडीशन। इसमें हमको पहले कंडीशन चेक करने की क्या नहीं होती, नीड नहीं होती, बट एटलीस्ट वंस ये हमारा क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी। तो इसमें गारंटी है वन एग्जीक्यूशन की, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। अगर आपकी शुरू में कंडीशन फॉल्स है तब भी आपको गारंटी है ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसका ये सिंटेक्स है डू, फिर हम उसके अंदर ब्रेसेस लगा के उसमें अपना जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर हम उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो भी वैल्यू पास करते हैं वो लिखेंगे, फिर हम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको याद रखना चाहिए कि वाइल में जब भी काम करते हैं ना, हम काफी बार भूल जाते हैं सेमीकोलन। तो सेमीकोलन के बिना ये वर्क नहीं करेगा, आपको याद रखना है कि इसमें सेमीकोलन लगाना काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने से पहले ये एग्जाम्पल देख लो। आई में हम 1 वैल्यू पास कर रहे हैं, हमने चेक किया, तो वो एग्जीक्यूट एक टाइम तो करेगा ही, 1 प्रिंट कर देगा मेरी स्क्रीन पे, इवन मेरा कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है कोई मैटर नहीं करता। देन हम क्या करें, इंक्रीमेंट करें, अब मेरी कंडीशन क्या होगी, टू। टू हो गई तो टू चेक किया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये मेरी वैल्यू ट्रू जा रही है, तो जा रही है तो फिर वो लूप के अंदर चला जाएगा और ऐसे ही मेरी एग्जीक्यूशन तब तक प्रूव करता चला जाएगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर जब यहाँ पे मेरी 5 उसने प्रिंट करा दिया, 5 के बाद जब इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 6। अभी वो 6 की कंडीशन को चेक करेगा, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो ही गई है तो क्या करेगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और सपोज करके अगर हम स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं, फॉल्स वाली कंडीशन में आपको बताती हूँ तब ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सपोज मेरी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ही 1 है, हमने एक बार तो उसने रिजल्ट में 1 प्रिंट करके देना था, फिर हमने इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे हम सपोज कंडीशन ये लगा रहे हैं कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो हमने चेक किया कि क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये क्या है, ये मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो मतलब अभी इसने जो ये मेरा डू वाइल का पूरा लूप है उसके अंदर उसने जाना ही नहीं है, तो बस उसने मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे कौन सा मैसेज दे देना है, 1। ठीक है,
तो ये फॉल्स वाली कंडीशन का मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद ही हमारी कंडीशन पहली बारी में फॉल्स हो जाती है, तो तब क्या एटलीस्ट वो वंस तो रन करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो वही बेस्ट वन एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड, जब भी आपको एक बार एग्जीक्यूट करना है तो ये उसके लिए बेस्ट है, चाहे आपकी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो। तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये सारा वर्क कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी एटीएम वाली एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो एटीएम वाले एग्जांपल में क्या है कि लाइक आप अगर एटीएम मशीन पे जा रहे हो तो हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में जाके एक पिन एंटर करना पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि एंटर सम पिन। ठीक है, तो कम से कम एक बार तो पिन डालेंगे तभी ही तो एटीएम मशीन को पता लगेगा कि हमने जो कोड या जो पिन एंटर किया वो सही है या नहीं। तो अगर सपोज हमारा पिन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो हमको क्या बोलेगा कि तुम दोबारा से पिन एंटर करो, तब तक हम एंटर करें जब तक हमारा पिन उसमें हम सही एंटर नहीं कर देते। तो मतलब कि एक बारी तो वो चाहते ही हमसे पिन पूछेगा, चाहे हम गलत डाल रहे हैं चाहे सही डाल रहे हैं, हमको वो करना ही पड़ेगा। तो अब हम उसको एक एग्जाम्पल कोड के वे में एग्जाम्पल लिख के समझते हैं। मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का मैं एक ले रही हूँ सीपी। सीपी का मतलब यहाँ पे आप करेक्ट पिन पास कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है ईपी। ईपी में क्या करेंगे, हम एंटर्ड पिन करेंगे, तो उसकी वैल्यू हम एंटर्ड पिन में क्या बोलते हैं स्टोर कराएंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इसमें डू लूप चला दिया है। अब मेरा डू लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन में वो मैसेज तो प्रिंट करने ही वाला है, बिना कंडीशन को चेक किए। तो वो क्या करेगा, प्लीज एंटर योर पिन, तो ये मैसेज देगा। अब मेरे को एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन से मैं अपनी वैल्यू एंटर कर सकती हूँ ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में हमने देखा था। तो इसमें क्या है, ये मेरा शुरू से ही 1 2 3 4 क्या है, स्ट्रिंग में है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू मैं किस में, अपने वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, ईपी नाम के वेरिएबल में अपने अंदर स्टोर कर रही हूँ। तो ये तो जाके चलना ही चलना है, चाहे गलत तो या सही तो। फिर हम चेक कर रहे हैं, अंदर कंडीशन लगाएंगे, क्या जो मेरा ईपी है, जो मैंने एंटर्ड पिन किया, क्या वो मेरे करेक्टेड पिन के इक्वल नहीं है। तो अगर तो ये मेरी कंडीशन चेक हुई, मैंने जैसे ईपी के अंदर क्या था, वैसे तो 1 2 3 है, बट हमने 4 3 2 1 पास कर दिया। तो ये चेक किया कि मेरा ये इसके साथ नहीं है, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक दोनों के साथ मैच नहीं है तो ट्रू। ट्रू होएगी तो अंदर जो भी लिखा हुआ मैसेज है कंसोल डॉट राइट लाइन में, सपोज मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, इनकरेक्ट, तो मेरा स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, मेरे को इनकरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो फिर इनकरेक्ट के बाद वो क्या करेगा, फिर जो आप इसके बाद क्या करते हैं, डू के बाद वाइल कंडीशन लिखते हैं। वाइल के अंदर मैंने अपनी कंडीशन पास करी कि फिर से वही कंडीशन देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा एंटर्ड पिन है, क्या वो मेरे करेक्टेड पिन के इक्वल है या नहीं। और यहाँ पे मैंने बताया कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो हमने देख लिया कि ये मेरी कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है ना, क्योंकि जो मैंने 4 3 2 1 पास किया था, 4 3 2 1, क्या वो मेरे 1 2 3 4 के इक्वल है, नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, मेरे अभी उसी इस वाले डू बाई लूप के अंदर जाएगा, फिर वो दोबारा से चेक करेगा। अब वो क्या बोलेगा, अभी आप करेक्ट वाला देखते हैं। तो ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी। तो ये क्या करेगा, जब आपकी डू बाई लूप के अंदर दोबारा जाएगा, क्या कहेगा, प्लीज एंटर योर पिन। एंटर करो, तो अभी आपने क्या करा, 1 2 3 4 आपने एंटर कर दिया। तो अभी आपकी जो ये इफ कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा कि जो आपने एंटर पिन किया है 1 2 3 4, क्या वो आपके करेक्टेड पिन के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, बट अपनी क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि अपन ने तो सही पिन एंटर किया है। तो ये कंडीशन अपनी यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, बट अपना तो है ना उसके इक्वल। तो अंदर का मैसेज अभी प्रिंट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और ये वाइल लूप को चेक करेगा। तो वाइल में भी तो हम वही कंडीशन अप्लाई कर रहे थे ना चेक करने के लिए, कि जो मेरा भी करेक्टेड पिन मतलब एंटर्ड पिन है 1 2 3 4, क्या वो मेरा करेक्टेड पिन 1 2 3 4 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि अभी तो हमने दोनों ही करेक्ट डाले ना, मतलब एंटर्ड पिन और करेक्टेड पिन दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब जब मेरी वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, तो अगर वाइल के बाद सपोज मैंने एक कंसोल डॉट राइट लाइन में एक मैसेज प्रिंट किया था जिसमें था पिन इज करेक्ट, और यहाँ आपको आ जाएगा साथ में जाए एक और मैसेज अपन लिख रहे हैं इसी के अंदर कि एक्सेस ग्रांटेड। तो आपको जो अभी क्या होएगा कि जब भी आपने अपना पिन जो डाला 1 2 3 4 एंटर किया, वो आपका करेक्ट है, फिर वाइल कंडीशन में चेक किया जाएगा कि इसमें बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए एक दूसरे के जैसा, बट अपना तो एक जैसा ही है ना। तो मतलब अब मेरा लूप जो था वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद वो बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद जो हम कंसोल में जो एक प्रिंट करना चाह रहे थे लाइन, वो क्या दे देगा, पिन इज करेक्ट एक्सेस ग्रांटेड। तो इस तरह से डू वाइल लूप आपका वर्क करता है। एटलीस्ट वन टाइम तो उसने आपको मैसेज प्रिंट करके देना ही देना है, चाहे आपकी वाइल की कंडीशन पहली बारी में इनिशियली फॉल्स क्यों ना हो। मेरे पास आता है आपका लास्ट लूप जो कि है फॉर ईच लूप। तो इट इज यूज स्पेसिफिकली फॉर आइटरेटिंग ओवर द कलेक्शन एरेज और लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर ईच लूप को आप तभी यूज करते हो जब आपको आइटरेट कब करना हो,
ओवर दी कलेक्शंस। कलेक्शन मतलब जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो उसमें, जैसे कि एरेज में हम एक साथ बहुत सारा डाटा उसमें रखते हैं, वैसे ही लिस्ट में होता है। तो इस तरह से जब आपको आइटरेट करनी है ओवर दी कलेक्शन, तब आप कौन से लूप को यूज करते हो? फॉर ईच लूप को यूज करते हो। ठीक है। देन क्या है, इट्स ऑटोमेटिकली रिट्रीव ईच एलिमेंट विदाउट नीडिंग एन इंडेक्स। तो इसमें एक ये बहुत जरूरी बात आपको याद रखनी है कि बिना किसी इंडेक्स की नीड के हम अपने सारे एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं। तब हम फॉर ईच लूप को यूज करते हैं जब हमको इंडेक्स की नीड नहीं होती, बट हम सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब फॉर ईच लूप का यूज कलेक्शन जैसे कि एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पे होता है, वन बाय वन लूप लगाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। इसमें हमें इंडेक्स की नीड नहीं पड़ती, जैसे कि हम पीछे इनिशियलाइजेशन करते हैं ना, आई की 0 से वैल्यू दे दी, तो हमें इसमें इंडेक्स की नीड ही नहीं है, तो हमें इनिशियलाइजेशन ये सबको नीड मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली फेच करेगा हर एक एलिमेंट को, वन बाय वन पता चल जाएगा। तो ये बेस्ट किसके लिए है? बेस्ट ऑफ ये किसके लिए है? एरेज या लिस्ट के लिए। ठीक है। और ये क्या करेगा? इसमें हमें इंडेक्स की नो नीड। ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्या करेगा? हर एलिमेंट फेच करेगा, ऑल एलिमेंट्स फेच ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। देन इसको लिखने का सिंटेक्स फॉर ईच लिखते हैं, फिर हम डेटा टाइप लिखते हैं, कौन सी डेटा टाइप है वो, फिर हम वेरिएबल अपनी मर्जी से कोई भी इसमें हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, फिर इन लिखते हैं, फिर हम उस कलेक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे कि वो कलेक्शन एरे टाइप की भी हो सकती है या लिस्ट टाइप की हो सकती है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे पास करते हैं, फिर उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो हर एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फेच करेगा हर एलिमेंट को ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी इंडेक्स। ये चीज याद रखना। ठीक है। देन अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एरे ले रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है। और उसका नाम क्या है हमारे पास? नंबर्स। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी कलेक्शन का नाम क्या हो गया यहाँ पे? नंबर। और नंबर लाइक, या आप कह लो कि हमारे एरे का नाम क्या है यहाँ पे? नंबर्स। तो इसमें हम 5 एलिमेंट पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने उसका ये देखा था सिंटेक्स। तो इसमें क्या लिखते हैं? पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं जो कि इंट टाइप किया। वेरिएबल का नाम आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम नम ले रहे हैं। फिर हम इन लिखते हैं, फिर हम कलेक्शन का नाम, मतलब हमारे जो एरे पास किया था उसका नाम क्या रखा था हमने? नंबर्स, तो वो लिखेंगे। फिर हम कंसोल डॉट राइट लाइन में उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसकी हम वैल्यू देखना चाहते हैं, मतलब फेच करना चाहते हैं। तो वैल्यू क्या थी हमारी? यहाँ पे वेरिएबल क्या था? नम। नम हम पास करते जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? हमें इसमें बिना किसी इंडेक्स को प्रोवाइड करे, हम इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 या इससे ज्यादा कोई भी होते हैं, उसको क्या करता है? ये फेच करता है और मेरे को ये मेरा आउटपुट रिजल्ट में देता। तो इसमें उन्होंने नेक्स्ट लाइन ये बता ही दिया, नो नीड फॉर एन इंडेक्स आई, ऑटोमेटिकली फेच द एलिमेंट। इसमें हमें इंडेक्स आई की नीड ही नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ फेच कर लेता है। सो इट इज बेस्ट फॉर आइटरेटिंग थ्रू द कलेक्शन। तो जब भी हमें एरेज लिस्ट को मतलब आइटरेट करना हो, उसकी कलेक्शंस को आइटरेट करना हो, तब हम कौन से लूप को यूज करते हैं? फॉर ईच लूप को यूज करते हैं। और इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि मान लो आपके पास एक क्या थी, आपके पास एक बास्केट है। ठीक है। इसमें एक गिफ्ट है, दो गिफ्ट है, तीन गिफ्ट है, चार गिफ्ट है, सो ऑन सो जितने भी गिफ्ट हैं। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें हर एक गिफ्ट को एक एक करके निकालना है। जैसे कि मैंने ये निकाल लिया, फिर मैंने ये निकाल लिया, फिर मैंने ये निकाल लिया। हर एक गिफ्ट को निकाल लिया और हमने उस गिफ्ट को देख सकते हैं, बिना ये सोचे कि इस गिफ्ट का नंबर 1 है या ये 2 है या ये 3 है या 4 है। मतलब हमें, क्योंकि हमें पता है इसमें कुछ इंडेक्स का सीन होता ही नहीं है, तो हमें कोई भी मतलब गिफ्ट को हम ऐसे निकाल के उसमें से मतलब बिना इंडेक्स पे यूज करे, बस डायरेक्टली हमें उस गिफ्ट को निकालना है और उसमें से उठा के उसको देखना है। तो इस तरह से जो हमारा फॉर ईच लूप होता है वो वर्क करता है, मतलब कि इसमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट, हमारे पास इंडेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कलेक्शंस पे काम करता है, जैसे कि एरेज या फिर लिस्ट पे। ठीक है। फिर ये बेस्ट किसके लिए है? जब हमको सभी आइटम्स को यूज करना हो, जब आपको सब आइटम्स को यूज, या आप कह सकते हो आइटम्स को फेच करना हो या रिट्रीव कराना हो, तब आपके लिए फॉर ईच लूप बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि एक बास्केट है, उसमें से गिफ्ट निकालने हैं। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले लाइक टेडी बेयर आ गया, फिर वॉच आ गया, फिर चॉकलेट आ गया, या पहले चॉकलेट आ गया या वॉच आ गया, जैसे भी हमने उसमें दिया उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हमें इसमें इंडेक्स की टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो ये फॉर ईच लूप का काम है।
तो इसमें भी हम देख रहे हैं व्हेन टू यूज विथ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास फोर होता है। फोर का काम क्या होता है? नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स्ड। इसमें हमने देखा है कि हमारी जो आइट्रेशन है, हम इनिशियलाइजेशन वन से कर रहे हैं और लेस देन इक्वल टू कंडीशन दे रहे हैं फाइव। तो आइट्रेशन हम इसमें क्या कर रहे हैं? अपनी स्टार्टिंग में ही फिक्स रख रहे हैं कितने तक हमको इसको रन करना है, तब आप फोर इच लूप का यूज करते हो। देन वाइल का, दिस लूप शुड रन अंटिल अ कंडीशन इज मेट। इसमें क्या होता है? जब तक आपकी कंडीशन मीट कर रही है तब तक तो ये रन करेगा, जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वहां से बाहर आ जाएगा। तो अगर आपकी शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है तो ये उस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसने मेन कंडीशन को देखना है। और कंडीशन ही नहीं मीट करी तो इसको उस लूप के साथ वर्क करने में कोई भी लाइक फायदा नहीं है, वो उस लूप को देखेगा ही नहीं। देन आता है अपने पास डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है? लूप मस्ट बी रन एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन फॉल्स। अगर इसमें आपकी शुरू में एक कंडीशन फॉल्स भी हो रही है बट फिर भी एटलीस्ट वंस वो जाके उस लूप को रन करेगा ही करेगा। तो ये डू वाइल लूप का काम है। देन आता है फॉर ईच। फॉर ईच आइटरेटिंग ओवर द कलेक्शन लाइक द एरे एंड लिस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब भी हमको एरेज और लिस्ट को आइटरेट कराना हो, उसके अंदर के एलिमेंट्स को आइटरेट कराना हो, सारे एलिमेंट को फेच करना हो, तब हम कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हैं? फॉर ईच, क्योंकि इसमें हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हम एक साथ सारे एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं। ठीक है। फिर अपने पास आता है डिफरेंस बिटवीन दी वाइल एंड दी डू वाइल लूप। तो वाइल लूप का क्या है? कंडीशन इज चेक एट लीस्ट फर्स्ट, देन द लूप एग्जीक्यूट। इसमें सबसे पहले एक बारी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन हमारी स्टार्टिंग में ही क्या होगी? फर्स्ट टाइम में ही चेक होगी ही होगी, जो आपने पास करी है। ठीक है। और डू वाइल में क्या होता है? एग्जीक्यूट फर्स्ट देन चेक द कंडीशन। मतलब इसमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? पहले एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन, फर्स्ट एग्जीक्यूशन, देन कंडीशन चेक। कंडीशन चेक, कंडीशन मतलब इसमें बाद में चेक होती है। ठीक है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और मिनिमम एग्जीक्यूशन क्यों बोला इन्होंने? मे नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको कि वाइल लूप में अगर आपकी शुरू में ही आपने जो कंडीशन पास करी थी वो शुरू में ही फॉल्स हो गया तो वाइल लूप अंदर जाएगा ही नहीं, उसने देखना ही नहीं है कुछ भी। वो सीधा सीधा कुछ भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उस लूप से बाहर ही रहेगा। और बाहर के अगर लाइक उस वाइल लूप के बाहर अगर आपने कोई भी कंडीशन, सॉरी, तो कोई भी कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा वो सीधा उस मैसेज को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। इसीलिए इसको बोले कि इसकी इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट होता नहीं है। बट इसमें क्या है? ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन फॉल्स। तो इसमें एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट उसने करना ही है। यही तो डू वाइल लूप का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा चलेगा, चाहे आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही क्यों ना फॉल्स हो। देन क्या आता है इसका यूज केस? यूज व्हेन वी डू नॉट वांट द लूप टू रन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। तो इसको तब यूज करो जब हमें पता है कि जो लूप है वो अगर हमारी इनिशियली फॉल्स कंडीशन होगी है होएगी, तब इसको यूज करने की मतलब नीड नहीं है। आपको पता है जब आपकी कंडीशन ट्रू है तब आप इसको यूज करो। ठीक है। देन यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। मतलब इसमें हमको कंडीशन को चेक करना पड़ रहा है। तो अगर आपको पता है कि आपकी कंडीशन शुरू में फॉल्स हो सकती है और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, तो तब आप तो ये यूज कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि कंडीशन चाहे मेरी स्टार्टिंग में फॉल्स क्यों ना हो, बट मैं एटलीस्ट एक बार अपने लूप में उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट वंस वाली कंडीशन है। तो आप किसको यूज करो? डू वाइल लूप को यूज करो। इसका सिंटेक्स था वाइल, फिर यहाँ पे हम कंडीशन और इसमें जो वेरिएबल है जैसे इंट टाइप का आई इज इक्वल टू वन, तो वो हम क्या करते थे? बिल्कुल वाइल लूप के ऊपर ही बाहर इनिशियलाइज करते थे। फिर यहाँ पे कंडीशन लगती है, फिर कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट या जो आपकी कंसोल डॉट राइट लाइन वाली स्टेटमेंट है वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगी। फिर आप इसके अंदर क्या करते थे? इनिशियलाइजेशन करते थे, और सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। ये स्टेप्स थे अपने पास वाइल के सिंटेक्स के। और फिर आते डू। डू के अंदर भी हम इनिशियलाइजेशन तो उस वेरिएबल की बाहर ही करते हैं, है ना। फिर आप कोड लिखते हैं, कोड एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो कोड हमारा एटलीस्ट एक बार रन होएगा ही होएगा, आप कुछ भी इसमें पास कर लो स्टेटमेंट में। फिर आप उसके अंदर उसका इंक्रीमेंट करते थे। फिर हम क्या करते थे? अपनी वाइल कंडीशन को लिखते थे, फिर ये कंडीशन चेक होती थी। तो अगर पहली बारी में ही हमने देखा कि जो इंक्रीमेंट हो गया है वो मेरी कंडीशन से मैच नहीं हो रहा, मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो डू वाइल लूप के अंदर वो जाएगा नहीं, बट उसके अंदर की जो पहली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट जरूर कर देगा। तो ये था डिफरेंस वाइल और डू वाइल लूप। ठीक है। लास्ट में बस आता है डिफरेंस बिटवीन फोर एंड फोर इच लूप। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से। तो साथ में ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको इसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तो देखते हैं फोर इच लूप।
यूज व्हेन इंडेक्स बेस्ड आइट्रेशन रिक्वायर्ड। जब भी आपको इंडेक्स के साथ काम करना है, तो आपको पता है हम फॉर ईच में इंडेक्स देते हैं, स्टार्टिंग में से 1 कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जब भी हमको इंडेक्स स्टार्टिंग में मेंशन करने की नीड होती है, इंडेक्स बेस्ड आइट्रेशन करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। देन आता फॉर ईच लूप, सो इट इज यूज फॉर आइट्रेटिंग थ्रू द कलेक्शन लाइक एरे एंड लिस्ट। जब भी आपको कलेक्शंस को आइट्रेट कराना है, कलेक्शन मतलब कि एरे टाइप की या लिस्ट की जो भी वैल्यूज को एक साथ आइट्रेट कराना है, तब आप कौन से लूप का यूज करते हो, फॉर ईच लूप का यूज करते हो। देन इंडेक्स एक्सेस, तो ऑब्वियसली अगर ये इंडेक्स बेस्ड आइट्रेशन है, तो इसमें आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ ऐसे लिख के इंडेक्स, ठीक है। और उसमें आप जो भी उस इंडेक्स की वैल्यू है, उसको अगर आप लाइक मेरे को जैसे कंसोल कराना है, ए ऑफ आई, आई मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास सपोज 3 है, ए ऑफ 3 पे जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं उसको कंसोल कराना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर ईच लूप, सॉरी फॉर लूप से कर सकती हूँ। बट डू नॉट यूज इन इंडेक्स आइट्रेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑटोमेटिकली। तो फॉर ईच के अंदर क्या होता है कि मतलब मेरे को यहाँ पे इंडेक्स की नीड नहीं होती। ये क्या करेगा, आइट्रेट करेगा हर एक एलिमेंट को ऑटोमेटिकली। तो अगर आप कह रहे हो ना इसमें एक एलिमेंट आइट्रेट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ आइट्रेट हो जाते हैं, तो इसमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं होती। देन मॉडिफिकेशन, तो कैन मॉडिफाई द कलेक्शन, तो इसमें हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज इन एन एरे। तो इसमें आइट्रेशन मतलब जो भी कलेक्शन होते हैं वो फोर के अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इसमें जो भी वैल्यू हमने एक बार असाइन कर दिया है उस कलेक्शन में, तो वो मॉडिफाई नहीं होगी। कब नहीं होगी, वाइल आइट्रेटिंग, जब हम उसको आइट्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट फोर के अंदर कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस, so इट इज फास्टर व्हेन वर्किंग विद द इंडेक्स कलेक्शन। तो इंडेक्स कलेक्शन मतलब अगर मेरे को ए की वैल्यू 3 चाहिए, तो मेरे को बाकी सारे इंडेक्स को देखने की क्या मतलब नीड है उसके बाद के। अगर मेरे को ए ऑफ 3 पे जो चाहिए उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, लाइक उस पे 5 है, तो वो मेरे को डायरेक्ट उसके 5 वैल्यू दे देगा। तो इससे जो मेरी परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो सारों को जा जाके नहीं देखने वाला ना, वो डायरेक्ट मेरे को ए ऑफ 3 की वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या है, फास्ट है। और इसकी स्लोअर है फॉर द इंडेक्स कलेक्शन, बट ऑप्टिमाइज्ड फॉर आइट्रेशन। तो इसमें क्या है कि कलेक्शन में हम ये स्लोअर है क्योंकि इसमें बहुत सी कलेक्शन होती है, जैसे कि बहुत से वैल्यू पड़े 1 2 3 4 5, जैसे भी कोई भी उसमें पड़ी अलग अलग, तो ये सभी को आइट्रेट करके देगा। इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है, स्लोअर एज कम्पेयर टू फोर, क्योंकि फोर में हम पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट फोर इच में ये पॉसिबल नहीं है। देन आता है इसका सिंटेक्स। तो फोर में हम इंट ऑफ जीरो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये इंडेक्स हम मतलब वैल्यू दे रहे हैं, स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन करें जीरो से, फिर एरे ऑफ लेंथ, जब तक एरे ऑफ लेंथ की वैल्यू मतलब कि सपोज मेरे पास एक एरे था जिसमें मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, 10 20 30 और 40। तो मेरे को आपको पता है कि एरे हमारा कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3, और हमने एरे ऑफ लेंथ का पीछे जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें देखा था कि वो फाइंड करना है, मतलब कब कितनी होगी यहाँ पे एरे की लेंथ, 3 तक चलेगा। तो ये मेरा कब तक चलेगा, आई लेस देन 3, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स यहाँ पे 0 से शुरू होता है, तो ये कब तक चलेगा, 3। तो अगर मेरे को यहाँ पे एरे की वैल्यू मतलब ए ऑफ 2 लेनी है, तो मेरे को क्या आउटपुट दे देगा, 30 मेरा फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह से फोर लूप वर्क करता है। और फोर ईच के केस में होता है वेयर आइटम इन एरे, यहाँ पे हम उस क्या बोलते हैं, डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम वेयर यूज कर रहे हैं। तो वेयर एक टाइप रेफरेंस फीचर होती है सी शार्प में, तो ये क्या करते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डाटा को डिटेक्ट कर लेता है बेस्ड ऑन योर असाइंड वैल्यू, जो भी आप उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको पता लग जाएगा कि आप कौन सी वैल्यू दे रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे वेयर लिखते हैं, तो इसका मतलब है एक्सप्लिसिट टाइप हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर खुद से समझ लेगा जो आप उसमें वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, फिर हम जो ये हमारी आइटम नाम का जो वेरिएबल था उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। तो इस तरह से हमको हर एक वैल्यू को आइटरेट करके वो हमारी वैल्यू प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। तो ये था फोर और फोर ईच लूप का डिफरेंस। आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज हमने इस लेक्चर पे अपने लूपिंग कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट को अच्छे से कवर किया, उसमें फोर फोर ईच और वाइल लूप को अच्छे से कवर किया विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आई होप अगर आपको किसी भी चीज का कोई भी डाउट ना ही आए, बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो इसी तरह से मेरे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए। तो ठीक है गाइज, राम राम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।